सो बेसिक पावर फ्लो कंडीशंस हम लोग देख चुके हैं कि एक्टिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है और रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक पावर फ्लो कंडीशन से ही उस कंडीशंस को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नंबर 10 कैसे डाल दिया। 9 क्वेश्चन हम लोग पर यूनिट सिस्टम तक कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस क्या करूंगा कि सीरियल वाइज चलने दूंगा ताकि आपको डाउट पूछने में सहूलियत हो कि सर क्वेश्चन नंबर 201 बता दीजिए या उसमें डाउट है तो डायरेक्टली सीरियल नंबर से रहेगा, तो मेरे लिए भी आसान रहेगा डाउट को टैकल करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, डाउट आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे डाउट, ठीक है। पावर सिस्टम अगर डाउट आ रहे हैं इसका मतलब पढ़ाई हो रही है, अगर नहीं आ रहे डाउट तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि ऑनलाइन मीडियम में जो ये गैपिंग है, देखिए दो चीजें होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑनलाइन में सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, सर डाउट कैसे सॉल्व करेंगे। बट मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं जैसा आपने नेटवर्क भी देखा होगा, तो लगभग नेग्लिजिबल आपको डाउट आने की पॉसिबिलिटी अगर आप तरीके से पढ़े होंगे तो। अगर एक वीडियो को भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा दूसरी बार देखोगे तो डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो मैं जानता हूं कि ये प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन फेसिंग में कि डाउट क्लियरिंग का। तो डाउट क्लियरिंग के लिए मैं आपको वैसे ही बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो पहली बार आप क्या करिए, खुद से रेक्टिफाई करने की प्रॉब्लम कोशिश करिएगा, खुद से सॉल्व कर पाओ। अगर नहीं होगा बट ऑब्वियस कुछ ना कुछ रह जाएंगे, तो मैं एक डेडिकेटेड एक ईमेल आईडी आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, उस ईमेल आईडी पे ही आपको डाउट्स सेंड करने हैं, ठीक है, जिससे कि अप्रोप्रिएट मैं ही उसका आंसर दे पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, अ पावर ऑफ 10 मेगावाट टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू एन इंडक्टिव इंपीडेंस Z इक्वल टू J40 ओम, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो रिएक्टेंस है। अरे ठीक है ना, रेजिस्टेंस गायब कर दिया तो उसको हम लोग इंपीडेंस तो बोल सकते हैं ना। इंपीडेंस क्या होता है, R इक्वल टू R, Z इक्वल टू R प्लस JX। तो अगर ये पूरा इंपीडेंस है, इसमें रेजिस्टेंस गायब कर दो, इसको भी तो हम लोग इंपीडेंस ही बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंस और इंपीडेंस में, तो चलिए आगे चलते हैं। The voltage at the sending end is 66 किलोवोल्ट and the load is at 60 किलोवोल्ट. Find the Q and del. देखिए नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। डायग्राम बनाया, ये है हमारा इंडक्टिव इंपीडेंस जो कि J40 ओम है हमारा, ठीक है। और ये है हमारा लोड, ठीक है, LOAD लोड, और ये हमारा 60 किलोवोल्ट, ये है हमारा 66 किलोवोल्ट, ठीक है। और आपसे पूछा है कि बताइए क्यू एंड डेल क्या होता है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है क्वेश्चन क्या है कि आपने सिखाया कि क्यू का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, V इंटू डेल वी डिवाइडेड बाय एक्स। और यहां से आपने सिखाया कि V क्या है, ये वाला वोल्टेज है 60 इंटू डेल वी कितना है, दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस 66 माइनस 60 कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। किलो मेगा बन जाएगा, कोई बात नहीं। और ये कितना, x कितना है 40, j के साथ नहीं रखना। और डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, Q 9 MVAR आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ये आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। तो MVA क्यों लिखा, मेगा 10⁶ क्यों लिखा, क्योंकि किलो क्या बन जाएगा, MVAR बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। नेक्स्ट आपने किया कि आपको लोड एंगल निकालना है, तो लोड एंगल कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू EV अपॉन X, और ये हमारा क्या है, किसी लोड एंगल डेल, और ये है 0, रिसीविंग एंड है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग साइन डेल बोल सकते हैं। तो डेल इक्वल टू करना हो तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, PX डिवाइडेड बाई EV, और यहां से जब आप रखोगे सारी वैल्यू तो यहां पर P कितना है, 10 मेगावाट, तो 10 मेगावाट, और किलो मेगा तो मेगा कैंसिल हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 66 इंटू 60। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लोड एंगल 5.78 डिग्री, या फिर किसी को मिल सकता है 5.79, दोनों ही सही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5.78 या 5.79, तो ये आंसर भी मैं क्या बोलूंगा, बिल्कुल सही है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता तो दोनों आंसर सही है, आपको +2, अगर 2 नंबर का पूछते तो 2 नंबर, और 1 नंबर का पूछते तो 1 नंबर, मिलके आपके गेट में क्या हो जाते हैं, 2 नंबर आ जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन करेक्ट होता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। बट यही क्वेश्चन अगर कन्वेंशनल एग्जाम में होता तो सीधे से गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कन्वेंशनल एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, एकदम 0 नंबर मिलते। अब ये बड़ी कहानी है, समझाता हूं क्यों 0 मिलेगा कन्वेंशनल में और ऑब्जेक्टिव में क्यों सही मिल रहा है, ठीक है। इसकी कहानी इस
जो हमारे रिजल्ट आए हैं कि ऑब्जेक्टिव में सही आंसर आ रहा है और कन्वेंशनल में 0 क्यों मिल रहा है, इसके पीछे की कहानी बताता हूं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, क्योंकि थ्रू आउट आपका पावर सिस्टम इसी न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा। देखिए गाइस, मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो न्यूमेरिकल दर न्यूमेरिकल कुछ कुछ चीजें आपको सिखाते रहूंगा, जिससे कि क्या होगा अगले क्योंकि यहां जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस होगा बहुत ही यूनिक होगा। जरूरी नहीं के साथ प्रीवियस ईयर डिस्कस करा दिया हो, प्रीवियस ईयर के साथ साथ अच्छी किताबों से लिया हुआ न्यूमेरिकल जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल में ज्यादा करने की कोशिश करूंगा ताकि आप गेट में अच्छी से अच्छी रैंक लेके आए। ठीक है, तो अब चलिए, कन्वेंशनल एग्जाम होता तो ठीक है, कैसे करते हैं इसको। पहली चीज, अगर 10 मेगावाट है 66 किलोवोल्ट 60 किलोवोल्ट और कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, दैट इज अ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम है, और मुझे पता है ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम है, क्योंकि जितनी भी ओमिक वैल्यू होती है वो हमेशा, जितनी भी ओमिक वैल्यू होती है हमेशा पर फेज में डिफाइन होती है। तो इसका मतलब ये पर फेज सर्क्यूट है। क्या है, 1 फेज का सर्क्यूट है। 1 फेज का सर्क्यूट का मतलब अगर दो चीजें है, पहली चीज कुछ भी नहीं दे रखे, मेगावाट दे दिया आपको, ये दे दिया तो बाय डिफॉल्ट किलोवोल्ट दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या मानेंगे, आपको 3 फेज सिस्टम मानना है। 3 फेज सिस्टम मानना है, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट, और जितनी भी ओमिक वैल्यू है वो काय में है, और हमेशा ऑलवेज ओमिक वैल्यू शुड बी डिफाइन इन पर फेज। ठीक है, आपको पर फेज चलाना है। तो यहां पर फेज चलाना है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो गलत हो गई क्या, नहीं, क्योंकि क्यों आपने क्या लिखा, यहां तो ऊपर तो लाइन वोल्टेज लिख दिया और नीचे जो एक्स लिखा वो क्या लिख दिया, पर फेज। तो ये तो क्या हो गया, वायलेशन ऑफ रूल हो गया। ठीक है, आंसर सही आया वो अलग बात है, और बताऊंगा आंसर क्यों सही आता ऑब्जेक्टिव में हमेशा। तो यहां से ओमिक वैल्यू आपको पता चल गया कि पर फेज में, और यहां से अगर आपको स्टार डेल्टा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो डायरेक्टली ये जो वोल्टेज है काय में है, स्टार में है। तो ये बात भी आज आपको नहीं पता चल गई कि जब भी कुछ भी मेंशन है डायरेक्टली, अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हमको क्या मानना है, स्टार। वोल्टेज आर इन स्टार कनेक्शन, स्टार हो चुका है तो स्टार में हम क्या बोलेंगे, और जो भी वोल्टेज गिवन जब तक फेज नहीं बोले वो क्या है, हमेशा लाइन वोल्टेजेस है। तो लाइन वोल्टेजेस है तो पर फेज में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पर फेज इक्वल टू लाइन बाय √3। तो इसका मतलब है √3 और √3। तो ये है आपका असल परफेज डायग्राम, क्योंकि ये क्वांटिटी परफेज में है, ये भी परफेज, ये भी परफेज, सब परफेज में आ चुका है। मतलब अब यहां से जो Q निकलेगा वो भी किसका निकलेगा, सिंगल फेज का, परफेज का निकलेगा। ठीक है, परफेज का निकला है तो V इंटू डेल V डिवाइडेड बाय X। तो ये भी फेज में और ये भी फेज में। तो अब हमारी इक्वेशन ट्रू हो गई है। अब इक्वेशन ट्रू हो गई है तो V कितना है हमारा, 60/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा 6/√3। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 40। तो Q कितना हो जाएगा सिंगल फेज का, दैट इज 3 MVAR। ठीक है, और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे 3 फेज का निकालना है तो Q 3 फेज कितना आ जाएगा, 3 इंटू Q सिंगल फेज जो कि 3 है, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 MVAR। आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा आंसर क्यों सही आ रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर एक दो जादू देखिए, जब भी दो वोल्टेजेस के मल्टीप्लीकेशन है, दो वोल्टेजेस का, या V² बोले या दो वोल्टेजेस का मल्टीप्लीकेशन बोले, उस टाइम पे क्या होता है कि जब स्टार कनेक्शन है तो √3 आएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन 3 बनेगा, 3 से डिवाइड होगा, और वापस 3 फेज का जब निकालेंगे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जा रही है, इक्वेशन बैलेंस हो जा रही है, इनकेस जब दो वोल्टेजेस के मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब आज से आप ये गोल्डन रूल याद रख लीजिए, पूरे पावर सिस्टम में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम का है, कि जब भी कोई भी इक्वेशन मिलेगी, बहुत सारी जगह मिलेगी, मैं आपको रिमाइंड भी कराते रहूंगा कि मैंने पहले न्यूमेरिकल से आपको बेसिक पावर फ्लो कंडीशन का जो न्यूमेरिकल है उससे कनेक्ट करवाऊंगा बार बार। तो जहां जहां पर भी वो दो वोल्टेजेस का मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्टली आप क्या रखिए, डायरेक्टली लाइन वोल्टेजेस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई आपका प्रोसीजर देखने नहीं आ रहा, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए प्रोसीजर वाइज ये गलत है, प्रोसीजर वाइज ये सही है। ठीक है, तो आपको कन्वेंशनल में इस तरीके से करना, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो टाइम बचाना है। तो ठीक है, तो डायरेक्टली लाइन वोल्टेजेस को यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और कब, जब दोनों वोल्टेजेस के मल्टीप्लीकेशन हो। बाकी कहीं पर भी गोल्डन रूल याद रख लीजिए कि यहां पर ZPH अगर निकालना है तो VPH/IPH, फेज और वोल्टेज दोनों क्या होनी चाहिए, फेज क्वांटिटी, तभी ओमिक वैल्यू काय में आएगी, फेज में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हम लोग कि यहां पर जो P वाला है,
P इक्वल टू EV अपॉन X साइन डेल, ठीक है। तो ये पावर जो है 10 मेगावाट, तो ये क्या दे रखा है आपको, 3 फेज पावर दे रखा है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, सिंगल फेज के लिए क्या हो जाएगा 10/3 मेगा, तो किलो किलो कैंसिल हो जाएगा। ई कितना है 60/√3 एंड 66 एंड 63/√3, ये हो गया 40। और साइन डेल यहां से भी देखिए ये 3 कैंसिल, तो वही वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो आंसर यहां से भी क्या होगा 5.78 या 79 ही लगभग अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो आंसर्स में कोई भी वेरिफिकेशन मतलब डिफरेंस नहीं आएगा, तो आंसर सही आ रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्टली √3 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लाइन रख सकते हैं, बट कन्वेंशनल में इस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे। तो यहां से 2-3 चीजें सीखी कि डायरेक्टली अगर कुछ भी नहीं दे तो जो भी है वोल्टेजेस हमेशा काय में होंगे, लाइन में होंगे। और ये काय में गिवन होंगे, अगर कुछ भी गिवन नहीं हो तो स्टार में गिवन होंगे। और कुछ भी फेज, ये सिंगल फेज 3 फेज नहीं दे तो आप वैल्यू देखकर क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारी 3 फेज क्वांटिटी, इस तरीके से कर सकते हैं। तो और ओमिक वैल्यू काय में होगी हमेशा, ओमिक वैल्यू हमेशा पर फेज में ही डिफाइन होती है। इस वजह से हर पावर सिस्टम में, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि स्टूडेंट दूसरा सिंगल फेज वगैरह पढ़ते हुए आते हैं और इधर से तुरंत ही जब 3 फेज का आता है तो डायरेक्टली वो पुटअप करना स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशन एरर होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज आपने इस न्यूमेरिकल से 4-5 चीजें सीखी है, इसको दोहराना नहीं है। इन न्यूमेरिकल को जो ये चीजें सीखी है, ओमिक वैल्यू, 3 फेज, लाइन, स्टार, इनको दूसरे जब न्यूमेरिकल करोगे तो दोहराना नहीं है अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है। अब समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल में क्या करना है, 2 वोल्टेज का मल्टीप्लीकेशन, मतलब हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू बस पावर सिस्टम शोन इन द फिगर सप्लाइड अ लोड ऑफ 1.0 प्लस J0.5 पर यूनिट, ठीक है। आपको डायग्राम में गिवन है बस नंबर 1 एंड बस नंबर 2। ये बसेस वगैरह की इंफॉर्मेशन आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए कि यहां पर एक बस है और ये भी एक बस है, बस नंबर 1 एंड 2। यहां का इस बस का वोल्टेज है V1 एंगल 0 डिग्री एंड यहां पर है J0. ये ट्रांसमिशन लाइन का बीच का है, ठीक है। रिएक्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस नहीं है। और यहां पर ये सब पर यूनिट में, ठीक है, 1 एंगल ∆2। पहली चीज, पर यूनिट में सिंगल फेज 3 फेज कोई मैटर नहीं करता, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी, ये ऑलरेडी मैं आपको पर यूनिट सिस्टम में बता चुका हूं, एडवांटेज में गिनाया था मैंने कि पर यूनिट सिस्टम का क्या एडवांटेज है कि यहां पर सिंगल फेज और 3 फेज का ध्यान नहीं रखना पड़ता हमें, डायरेक्टली आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहां पर लोड दे रखा है। अब देखिए लोड में ये क्या है, असल में 1.0 प्लस J0.5 असल में P प्लस JQ रिप्रेजेंट हो रहा है। दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है और इस लोड के पास कोई दूसरा जनरेटर नहीं लगा है, मतलब कि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये लोड, ये दोनों पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है इसका मतलब कहां से आ रहा होगा, वो जनरेटर साइड से ही आ रहा होगा। वो दोनों कहां से आ रहे होंगे, हमारे जनरेटर साइड से ही आ रहे होंगे, ठीक है, जनरेटर साइड से, क्योंकि P और Q दोनों पॉजिटिव। आगे चल के मैं बता दूंगा पॉजिटिव निगेटिव का क्या अंतर है, अभी समझ लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर दूसरी चीज समझाना चाह रहा हूं। मतलब हमें पता है कि एक्टिव पावर जनरेटर से लोड जा रहा है और रिएक्टिव पावर भी कहां से कहां तक जा रहा है, जनरेटर से लोड जा रहा है। अब मैंने बताई थी आपको कंडीशन बताई थी कि अगर आपका एक्टिव पावर फ्लो होना है तो लोड एंगल का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए हमारा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां तो क्या है, एक तरफ का तो 0 है, एक तरफ का तो 0 है, दूसरी तरफ का क्या है ∆2 है, दूसरी तरफ का क्या है ∆2 है, ठीक है। और ये अगर इसी डायरेक्शन में, मतलब क्या होना चाहिए, 0 शुड बी ग्रेटर देन, अगर इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना है, क्योंकि P क्या है अल्टीमेटली पॉजिटिव है, तो आपका ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और ये तभी होगा जब 0 ग्रेटर देन ∆2 होगा। मतलब आपका क्या है, इन शॉर्ट ये इक्वेशन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। एक्टिव पावर कैसे फ्लो करेगा, हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल। और यहां पर हमें पता है कि एक्टिव पावर ऐसे ही फ्लो हो रहा है, तो 0 है और ∆2 है, मतलब ∆2 0 से छोटा कब हो सकता है, जब उसका क्या हो वैल्यू, निगेटिव। तो 0 से छोटा निगेटिव, मतलब एक बात तो तय है कि जो ∆2 का वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। अब निगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर नहीं होगा, बाकी 3 क्वांटिटी निगेटिव में है। एक और चीज बताता हूं कि Q क्या है, Q कैसे फ्लो करेगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू E माइनस V। और अभी E की जगह क्या है यहां पर, Q इज प्रोपोर्शनल टू, तो V1 माइनस 1, मतलब कि 1 से V1 शुड बी ग्रेटर देन 1, तभी ये क्या क्वांटिटी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। इन शॉर्ट इक्वेशन को भूल जाइए। रिएक्टिव पावर कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
तो V1 का पोटेंशियल 1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी जनरेटिंग एंड से लोड साइड में रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। चलिए, तो इसका मतलब V1 क्या होगा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 3 1 से बड़े, मतलब एक ही छोटा है, तो A इज दी रॉन्ग आंसर, B C D में से आंसर हो सकता है। अब सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसा तरीका इसलिए बताया कि बहुत बार, कई बार ऑप्शंस एलिमिनेशन से आपका आंसर टिक हो जाता है, आपको क्या करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर बहुत चतुराई दिखाई है, तो चतुराई दिखाई है, इसका मतलब तीनों ऑप्शंस को आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो रहा कॉन्सेप्ट, तो आपको बात समझ में आ रही है कि एक्टिव पावर कैसे फ्लो होता है, डिफरेंस ऑफ लोड एंगल पे, और रिएक्टिव पावर डिफरेंस ऑफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग। तो यहां से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू डेल वी डिवाइडेड बाई एक्स, और Q कितना है आपका, Q है 0.5, तो ये है 0.5 Q, ठीक है। और V कितना है आपका, V ये होता है, V कौन सा, ये वाला वोल्टेज V, क्योंकि रिसीविंग एंड साइड का V, तो V कितना हो जाएगा 1, और डेल V क्या हो जाएगा, डेल V का मतलब है क्या है, 0 माइनस कितना हो जाएगा, या एक काम करते हैं डेल V ही फाइंड कर लेते हैं पहले तो, और ये कितना हो जाएगा हमारा, x कितना है हमारा 0.1, ठीक है। तो इसका मतलब डेल V हो जाएगा 0.05 पर यूनिट, ठीक है। और डेल V क्या होगा, V1 माइनस 1, तो हम क्या बोल सकते हैं, V1 माइनस 1 इक्वल टू 0.05 पर यूनिट। तो यहां से V1 कितना आ जाएगा, 1.05 पर यूनिट। आई बात समझ में, तो ये V1 की वैल्यू हो जाएगी, और यहीं से हम क्या लगा सकते हैं, आंसर टिक लगा सकते हैं, क्योंकि 2 तो क्या है 1.1, तो यहीं से सीधे सीधे B इज दी करेक्ट ऑप्शन। बट एक बार हम लोग क्या चेक करेंगे, यहां पर ये एंगल भी चेक करते, बाकी आंसर आ चुका है आपका यहीं से। तो चलिए, अगर मुझे बाकी का आंकड़ा चेक करना है तो यहां पे चेक कर लेते, बहुत जगह हमें हमारे पास। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, P इक्वल टू EV अपॉन एक्स साइन डेल, और डिफरेंस ऑफ डेल है, ठीक है असल में। तो P कितना है हमारा, तो P हो जाएगा, ये हो जाएगा P कितना है हमारा, 1 पर यूनिट, 1 पर यूनिट P है, और यहां पर E है हमारा, E की जगह सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना हो जाएगा V1, एंड V कितना है हमारा 1 अपॉन x कितना है हमारा 0.1 साइन डेल, और V1 अभी निकाला हम लोगों ने, V1 कितना 1.05, तो ये हो जाएगा 0.1, या एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख देते, तो 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 0.1 वही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, और साइन डेल, और जब इसको करेंगे हम लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा, जो डेल का इक्वेशन रहेगा वो आ जाएगा 5.46 डिग्री, 5.46 डिग्री रहेगा। बट आपसे पूछा है डेल 2, तो ये असल में क्या हो जाएगा हमारा, जो यहां से हम लोगों ने लिखा है डेल, तो डिफरेंस है 0 माइनस डेल 2 इक्वल टू 5.46 डिग्री, ठीक है। सॉल्व तो कर ही लोगे आप, और यहां से डेल 2 क्या हो जाएगा, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस 5.46 डिग्री इज द लोड एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई, आंसर हमारा हो गया है वेरीफाई। तो हमने सॉल्व भी कर लिया। हमारे पास 2-3 टेक्निक है। पहला टेक्निक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट करे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप क्या करेंगे, बाकी लोगों जैसे नहीं भिड़ जाएंगे सॉल्व करने के लिए। आप सोचे अभी तो डेटा इजी तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर डेटा बड़ा होता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो आप कैसे सोचेंगे, जो आप सीख रहे हैं, सीखने या कॉन्सेप्चुअल दिमाग डेवलप करने का क्या फायदा है, कि आप पहले तो अप्रोच से जाएंगे कि एक्टिव पावर फ्लो होने का क्या कंडीशन है, और रिएक्टिव पावर फ्लो होने का क्या कंडीशन है। एक्टिव पावर डिपेंड ऑन द लोड एंगल, एंड रिएक्टिव पावर डिपेंड ऑन द वोल्टेज डिफरेंस। वहीं से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। गेट 2020 में पूछे हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, और अगर यकीन नहीं हो तो प्लेलिस्ट में जाना, और विजन वाले सेक्शन में, जिस सेंटर की प्लेलिस्ट पे जाना यूट्यूब की, और विजन वाले सेक्शन में जाना, और गेट का जो मैंने 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन पेपर तो नहीं बोलूंगा, किस तरीके से गेट के एग्जाम को हैंडल करना है, उसका लास्ट वाला 10 मिनट सुनना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने लगभग जो गेट 2020 में पेपर आता है उसी के आसपास मैंने बोला था 56, 57, 58 के आसपास अच्छा रैंक आ जाएगा, अगर एक्यूरेसी अच्छा रहेगा आपका। तो करीब वही पेपर बना है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो आप जरूर देखिएगा वो विजन वाला, और जबकि वो वीडियो पहले का डला हुआ है, ऐसा नहीं कि गेट होने के बाद मैं अंदाजा लगा रहा हूं, ये अंदाजा मैंने पहले ही लगाया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी भविष्यवाणी सही हो गई, बट अगर क्योंकि 4, 5, 10 साल का आपका अगर एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेने का,
आप साल दर साल आप कंपेयर करते हैं कोई पेपर वगैरह, तो उससे आइडिया लगता है आपको कि इस साल आईआईटी क्या करने वाला है। तो वहां से आपको पता चलता है कि एनालिटिकल पेपर बनने की संभावना है, टफ पेपर बनने की पॉसिबिलिटी, और वो हुआ भी। ठीक है, तो आपको आपका एनालिटिकल, और आपको 100% पेपर नहीं करना, आप पेपर में 25 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा रैंक अंडर 100 फिर भी लाया जा सकता है। दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ गेट 2020। अगर किसी ने 25 क्वेश्चन भी छोड़े और बाकी बचे हुए एक्यूरेसी से करे तो अंडर 100 रैंक है उसका। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट सीखने पे। एग्जाम अभी दिमाग से निकाल दीजिए, आपको सब्जेक्ट सीखना है, एग्जाम बहुत दूर है, बताऊंगा एग्जाम को अलग कैसे कैसे तैयार करेंगे, अभी सब्जेक्ट सीखिए। ठीक है, सब कुछ डाला है, सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, वो चाहे कोई सी भी एग्जाम लिखना हो आपको पढ़ने के बाद। तो आपको सबसे पहला प्रोसीजर आपके कॉन्सेप्ट को देना है और एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। उसके बाद आपको क्या देना है कि एक हाफ पोर्शन सॉल्व कर लिया, उससे देख लिया आंसर आ रहा है क्या, लगा दिया टिक, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अभी हम सीख रहे हैं, इस वजह से ये वाला भी सॉल्व किया है हम लोगों ने, अदरवाइज आपका यहीं से आंसर आ जाता। देखो कॉन्सेप्ट का क्या फायदा है, मान लो खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो कि या पॉजिटिव एंगल आ जाता और यहां ऑप्शन में पॉजिटिव एंगल भी होता तो आप लकीली टिक कर देते, बट आपको पहले से अंदाजा था कि del2 जो आएगा वो निगेटिव आएगा। पॉजिटिव अगर गलती से भी आ जाता तो आप टिक नहीं करते, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका टिक नहीं करने देता। तो कॉन्सेप्ट, दिमाग को डेवलप करना है हमें। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल दिए मैंने, जिससे कि मैंने प्रूफ किया है कि बेसिक पावर फ्लो कंडीशन किस किस पे डिपेंड करती है, और बहुत ज्यादा काम की है ये सारी इक्वेशन, सारा कॉन्सेप्ट। आगे जब मैं वोल्टेज कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पर पढ़ाऊंगा या ट्रांसमिशन की जब इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाले हैं। तो अभी बेसिक चीजें चल रही है, ताकि हर जगह का मैं थोड़ा थोड़ा टच दे सकूं, ताकि मैं जब डेप्थ में पढ़ाऊंगा हर एक चीज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज कंट्रोल, स्टेबिलिटी, फॉल्ट, तब आप बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट सीख पाएं। तो चलिए एट दिस नोट मैं खत्म कर रहा हूं, बेसिक पावर फ्लो कंडीशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टाइप ऑफ द कंडक्टर के कंडक्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन पता चल चुकी है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, किसी मीडियम के थ्रू क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये जो वायर है, जो कंडक्टर है, ये कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो सीखेंगे।